फिल्म का आगाज एक घने जंगल से होता है। एक नौजवान लड़की कैम्बरली रियलिटी सर्वाइवल शो की शूटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जा रही होती है। वो इस वक्त अपने मैनेजर से बात कर रही थी जो उसे लोकेशन समझा रहा था। आगे जाकर उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। उसका मैनेजर उसे पेपर मिल वाले रास्ते से आने का कहता है और वो उसी रास्ते पर अपनी कार लेकर निकल पड़ती है। वो एक सेहतमंद और पुरसुकून माहौल से लुत्फअंदोज हो रही होती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। पेपर मिल वाला रास्ता इख्तियार करते ही उसकी कॉल कट जाती है। जब वो मोबाइल देखती है तो सिग्नल ड्रॉप हो चुके होते हैं। मोबाइल देखते हुए अचानक एक आदमी उसकी कार से बुरी तरह टकरा जाता है। कैम्बरली घबरा कर उसकी मदद के लिए बाहर निकलती है। वो आदमी अभी जिंदा होता है और जख्मी हालत में सड़क पर तड़प रहा होता है। कैम्बरली उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वो आदमी उस पर झपट पड़ता है और उसके नीचे वाले होंठ पर बुरी तरह काटकर उसे अलग ही कर देता है। कैम्बरली दर्द की वजह से तड़पने लगती है। वो वहां से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसी लम्हे जंगल से एक बहुत बड़ा, बदसूरत और ताकतवर आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए निकलता है। ये थ्री फिंगर होता है, जो पहली फिल्म के आदमखोर खानदान का जिंदा बच जाने वाला फर्द है। कैम्बरली को कुछ समझ आने से पहले ही वो कुल्हाड़ी का एक जोरदार वार करता है और उसके दो टुकड़े कर देता है, जिससे कैम्बरली निहायत दर्दनाक तरीके से हलाक हो जाती है। ये मंजर बेहद खौफनाक था। थ्री फिंगर और दूसरा आदमखोर कैम्बरली को मारने के बाद उसके दोनों टुकड़े वहां से लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक टीवी प्रोडक्शन टीम जंगल के करीब एक रियलिटी सर्वाइवल शो की शूटिंग की तैयारी कर रही होती है। इस शो में मुख्तलिफ मिजाज के चंद मुकाबला करने वाले शामिल होने वाले थे, जिन्हें कई दिन तक जंगल में जिंदा रहने का इम्तिहान देना था। चंद घंटों बाद रियलिटी शो के तमाम मुकाबला करने वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। शो का होस्ट एक सख्त मिजाज साबिक फौजी कर्नल डेल मर्फी होता है, जो वियतनाम जंगल का तजर्बाकार सिपाही रह चुका है। शो का नाम द एपोक्लिप्स होता है। इस शो में कुल 6 मुकाबला करने वालों ने हिस्सा लेना होता है, लेकिन कैम्बरली अभी तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वो उन्हीं आदमखोर दरिंदों का शिकार बन चुकी होती है। कर्नल उन्हें बताता है कि अगले चंद दिन उन्हें बगैर किसी जदीद सहूलत के इसी जंगल में जिंदा रहना होगा, मगर किसी को मालूम नहीं होता कि उस जंगल में सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं बल्कि आदमखोर कातिल भी रहते हैं। शो का डायरेक्टर माइकल कैम्बरली का काफी इंतजार करने के बाद फैसला करता है कि शो को मजीद नहीं रोका जा सकता। वो शो की सेकंड प्रोड्यूसर मारा को छठा कंटेस्टेंट बना देता है और वो इस पेशकश को कबूल कर लेती है। पूरी टीम जंगल में जगह जगह कैमरे नस्ब करती है ताकि हर मुकाबला करने वाले की हर हरकत रिकॉर्ड की जा सके। हर पार्टिसिपेंट के जिस्म पर भी एक छोटा सा कैमरा लगा दिया जाता है। शो की शूटिंग शुरू हो जाती है और तमाम लोग उसे सिर्फ एक खेल समझकर हंसी मजाक में मसरूफ रहते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक इम्तिहान अभी शुरू होने वाला है। कर्नल डेल मर्फी तमाम मुकाबला करने वालों को अलग अलग टीमों में तकसीम करता है। वो उन्हें बताता है कि अब उन्हें सिर्फ जंगल में मौजूद वसाइल इस्तेमाल करके जिंदा रहना है। हर टीम को अपना कैंप बनाना होगा, पानी तलाश करना होगा और खाने का इंतजाम भी खुद करना होगा। शुरू में सब लोग इसे सिर्फ एक टीवी शो समझते हैं। वो आपस में मजाक करते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं और कैमरों के सामने अच्छा नजर आने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाते हैं उन्हें कुछ अजीब चीजें नजर आती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये सब शो का हिस्सा है ताकि उन्हें डराया जा सके। उधर प्रोडक्शन टीम का एक लड़का नील अकेला जंगल में रफा हाजत करने चला जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। अचानक झाड़ियों में हरकत होती है। वो समझता है शायद कोई जानवर होगा, लेकिन थ्री फिंगर खामोशी से उसके करीब आता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, थ्री फिंगर एक ही वार में उसका गला काट देता है। वो मौका पर ही तड़प तड़प कर मर जाता है। वो इंतहाई बेरहमी से उसे कत्ल कर देता है और उसकी लाश जंगल में घसीट कर ले जाता है। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि वो मारा जा चुका है। दूसरी तरफ शो का मेजबान डेल मर्फी जंगल में अपनी गाड़ी की तरफ आता है। वो देखता है कि किसी ने तीर मारकर उसके टायर पंचर कर दिए हैं। वो हैरान हो ही रहा होता है कि अचानक उस पर मजीद तीर बरसने लगते हैं। डेल फौरन दरख्तों के पीछे छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। इतने में थ्री फिंगर एक बड़ी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंकता है, मगर डेल आखिरी लम्हे में बच जाता है। जवाबी हमले में डेल अपना शिकारी चाकू थ्री फिंगर की तरफ फेंकता है। चाकू सीधा उसके सीने में जाकर लगता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उस आदमखोर पर उसका कोई असर नहीं होता। वो सिर्फ अपने बहते हुए खून को देखकर मुस्कुराता है और खून आलूद चाकू को चाटने लगता है, जैसे उसे दर्द महसूस ही ना होता हो। उसी लम्हे एक और आदमखोर अचानक पीछे से आता है और डेल के सर पर जोरदार वार कर देता है। डेल बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ शो का डायरेक्टर माइकल अपने कैमरा के साथ शो की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि सिर्फ सर्वाइवल शो ही नहीं बल्कि कुछ और भी रिकॉर्ड करे, जिसे वो पूरी दुनिया को दिखाए ताकि उसका चैनल मशहूर हो जाए। लेकिन पार्टिसिपेंट जैक उसकी मुखालफत करता है। वो कहता है उसकी फैमिली भी ये प्रोग्राम देखेगी, इसलिए वो ऐसी हरकतें नशर नहीं करना चाहता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर एलिना शोहरत हासिल करने के लिए हर मौका से फायदा उठाना चाहती है, इसलिए वो माइकल के करीब आने की कोशिश करती है। उसी दौरान नीना और मारा को एक टास्क मिलता है। उन्हें दरिया के किनारे जाकर एक मखसूस काम मुकम्मल करना होता है। दोनों लड़कियां तेजी से दरिया की तरफ भागती हैं। मारा पहले टास्क मुकम्मल करती है, लेकिन जब वो वापस मुड़कर देखती है तो उसकी नजर माइकल और एलिना पर पड़ती है। उन दोनों को इतने करीब देखकर मारा का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो माइकल को पसंद करती थी। वो ये सब उसी के लिए ही तो कर रही थी। उधर दूसरे मुकाबला करने वाले एम्बर और जॉन्जी को जंगल में एक बारबेक्यू नजर आता है। वो समझते हैं कि शायद यही उनके टास्क का हिस्सा है, इसलिए वो उसे कपड़े की मदद से उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। मगर उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं होता कि वो किस हौलनाक
खौफनाक हकीकत की तरफ बढ़ रहे हैं। दरिया के किनारे अपना टास्क मुकम्मल करने के बाद मारा सोचती है कि अब उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसी तलाश में वो जंगल के बीच एक पुराने खस्ता हाल घर तक पहुँचती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद वहाँ कोई फोन मिल जाए जिससे वो बाहर की दुनिया से राब्ता कर सके। वो एहतियात से घर के अंदर दाखिल होती है। घर में हर तरफ अजीब खामोशी छाई होती है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों पर उसकी नजर पड़ती है, जिनमें एक बिगड़े हुए खानदान की तस्वीर होती हैं। उनमें पा, माँ, भाई और बहन शामिल होते हैं। इन सब की शक्लें गैर मामूली हद तक खौफनाक और बदनुमा होती हैं, जिन्हें देखकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। इतने में घर के अंदर से खौफनाक चीखों की आवाजें आने लगती हैं। मारा और नीना आहिस्ता आहिस्ता आवाज की तरफ बढ़ती हैं और छुपकर अंदर झांकती हैं। वहाँ वो एक ऐसा मंजर देखती हैं जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखती हैं कि माँ शदीद जचगी की दर्द में मुब्तला है, जबकि बहन उसकी मदद कर रही है। कुछ ही लम्हों बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है, मगर वो आम बच्चा नहीं होता बल्कि एक इंतहाई बदसूरत और खौफनाक मखलूक होता है, बिल्कुल अपने आदमखोर खानदान की तरह। दोनों लड़कियां खौफ से साकित रह जाती हैं। बदकिस्मती से उसी लम्हे बहन की नजर उन पर पड़ जाती है। वो गुस्से में उनकी तरफ लपकती है, लेकिन मारा और नीना फौरन कमरे का दरवाजा बंद कर देती हैं और एक भारी पलंग दरवाजे के आगे लगा देती हैं ताकि वो अंदर ना आ सके। बाहर खड़ी वो दरिंदा सिफ्त लड़की पूरी ताकत से दरवाजा पीटती रहती है, जबकि दोनों लड़कियां अंदर कैद हो जाती हैं। खिड़कियां भी बंद होती हैं, इसलिए फरार होने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। दोनों एक दूसरे को खौफजदा नजरों से देखती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। आखिरकार मारा को एक ख्याल आता है। वो बाथरूम में मौजूद एक तंग सुराख देखती है। दोनों बड़ी मुश्किल से उस बाथरूम के सुराख से बाहर निकलती हैं और अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागने लगती हैं। लेकिन उनकी बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वो घर से कुछ दूर पहुंचती हैं, सामने से पा नमूदार हो जाता है। वो फौरन अपनी कुल्हाड़ी पूरी कुव्वत से मारा की तरफ फेंकता है। कुल्हाड़ी सीधी मारा के सर में जा लगती है। वो एक लम्हे में जमीन पर जा गिरती है और मौका पर ही दम तोड़ देती है। नीना चंद लम्हों के लिए रुकती है, लेकिन वो जान जाती है कि अब मारा को बचाना नामुमकिन है। अपनी जान बचाने के लिए वो जंगल की तरफ भाग निकलती है। पा मारा की लाश के पास आता है, उसके सर से कुल्हाड़ी निकालता है और खून में लथपथ हथियार हाथ में लिए नीना का ताक़ुब शुरू कर देता है। नीना पूरी ताकत से जंगल में भाग रही होती है। दूसरी तरफ पा और माँ मारा की लाश को अपने ट्रक पर लाद लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, जैसे वो भी उनके लिए सिर्फ एक शिकार हो। नीना एक झाड़ी के पीछे छुपकर अपनी सांसें रोक लेती है। वो खौफ से कांप रही होती है और कोशिश करती है कि जरा सी भी आवाज ना निकले। उसी दौरान माँ मारा की लाश के पास बैठकर उसकी एक उंगली दांतों से चबाकर बेपरवाही से जमीन पर फेंक देती है। वो उंगली लुढ़कती हुई बिल्कुल नीना के करीब आकर गिरती है। ये मंजर देखकर नीना के जिस्म में कपकपी दौड़ जाती है, मगर वो हिम्मत करके खामोश रहती है। चंद लम्हों बाद जब वो आदमखोर खानदान वहाँ से चला जाता है तो नीना आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से निकलती है और दोबारा भागना शुरू कर देती है। उधर काफी देर से अलीना पर उस खानदान का भाई नजर रखे हुए था। कुछ ही देर बाद बहन भी वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही वो भाई को हसरत भरी नजरों से अलीना की तरफ देखते हुए देखती है, वो हसद में आकर भाई को मारने लगती है। उसके बाद बहन फौरन अलीना के पीछे दौड़ पड़ती है। अलीना घबराकर भागने की कोशिश करती है। बहन के हाथ में एक तेज धार छुरी होती है। चंद ही लम्हों में वो अलीना तक पहुंच जाती है और उसकी पीठ पर बार बार छुरी के वार करना शुरू कर देती है। हर वार पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। चंद लम्हों बाद अलीना की कमर बुरी तरह जख्मी हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक नजर आने लगती है। वो शदीद तकलीफ में जमीन पर गिर जाती है और वहीं दम तोड़ देती है। इस तरह शो की एक और पार्टिसिपेंट भी इन दरिंदा सिफ्त आदमखोरों का शिकार बन जाती है। दूसरी तरफ डेल मर्फी को होश आता है तो वो खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है। उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और वो बेबसी से खुद को आजाद कराने की कोशिश करता है। उसके सामने थ्री फिंगर बड़े सुकून से नील की लाश के टुकड़े करके खाना तैयार कर रहा होता है। कुछ ही देर बाद पा और माँ भी अपने ट्रक में मारा की लाश लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो लाश को नीचे फेंकते हैं और अपने अगले शिकार के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। उसी दौरान थ्री फिंगर डेल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन डेल एक तरबियत याफ्ता फौजी होता है। वो मुनासिब मौका देखकर अपनी रस्सियां तोड़ देता है और अचानक थ्री फिंगर पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। आखिरकार डेल बड़ी मुश्किल से थ्री फिंगर के हाथ से बंदूक छीन लेता है और उस पर गोली चला देता है। थ्री फिंगर जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है, जबकि डेल वहां से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि उसे मालूम है कि असल खतरा अभी बाकी है। आरवी में बैठा शो का डायरेक्टर माइकल तमाम कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा होता है। अचानक आरवी खुद ब खुद चलने लगती है। माइकल पहले तो समझता है कि शायद नील गाड़ी चला रहा है, लेकिन चंद ही लम्हों बाद उसे एहसास होता है कि मामला कुछ और है। असल में आरवी को माँ और पा चला रहे होते हैं। वो जबरदस्ती गाड़ी पर कब्जा कर लेते हैं और माइकल को बुरी तरह मार पीट कर जख्मी कर देते हैं। फिर उसे अपने साथ कैदी बनाकर ले जाते हैं। उधर जंगल में एम्बर, जॉन्जी और जैक बारबेक्यू के गिर्द बैठे मजे से गोश्त खा रहे होते हैं। उसी दौरान जख्मी और खौफजदा नीना उनके पास पहुंचती है और घबराहट में उन्हें बताती है कि जंगल में खौफनाक आदमखोर मौजूद हैं, इसलिए उन्हें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जॉन्जी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि ये सब रियलिटी शो का हिस्सा है और नीना सिर्फ ड्रामा कर रही है। चंद लम्हों बाद अचानक एम्बर की नजर उस गोश्त के एक टुकड़े पर बनी हुई कैम्बरली के टैटू पर पड़ती है।
ये देखते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। अब उन्हें खौफनाक हकीकत का एहसास होता है। वो जिस गोश्त को बारबेक्यू समझकर खा रहे थे वो दरअसल में कैम्बरली की टांग थी। ये जानते ही तीनों की हालत खराब हो जाती है। जॉन्जी को मतली आने लगती है। वो फौरन उस जगह को छोड़कर भाग निकलते हैं। भागते भागते वो आरवी तक पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ कोई मौजूद ही नहीं होता। अब उन्हें समझ आ जाता है कि अगर जिंदा रहना है तो फौरन इस जंगल से निकलना होगा। वो फैसला करते हैं कि जंगल के अंदर मौजूद पेपर मिल की तरफ जाएं, क्योंकि शायद वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। उसी दौरान डेल मर्फी भी एक पुराने मकान में पहुंचता है, जहाँ उसकी मुलाकात मैनर्ड नामी एक बूढ़े शख्स से होती है। मैनर्ड वही शख्स होता है जो पहले गैस स्टेशन चलाता था। डेल अपने जख्म सी रहा होता है तो मैनर्ड उसे एक हौलनाक राज बताता है। वो कहता है कि ये तमाम आदमखोर दरअसल एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। बरसों तक आपस में शादियां करने और पेपर मिल के जहरीले केमिकल के असरात ने उन्हें खौफनाक और खूनख्वार मखलूक में बदल दिया है। लेकिन फिर मैनर्ड को मालूम हो जाता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मारने की कोशिश की थी, जो दरअसल उसका बेटा था। ये सुनते ही वो गुस्से में डेल पर हमला कर देता है। दोनों में जबरदस्त हाथापाई होती है। डेल फौरन करीब रखा हुआ डायनामाइट उठाकर जलाता है और मैनर्ड की कमर पर लगा देता है। हाथापाई के दौरान मैनर्ड को डायनामाइट लगने का एहसास भी नहीं होता। जैसे ही वो डेल को मारने के लिए बंदूक उठाता है, एक जोरदार धमाका होता है। धमाके में मैनर्ड के जिस्म के चीथड़े उड़ जाते हैं, जबकि डेल किसी न किसी तरह जिंदा बच निकलता है। अब वो समझ चुका होता है कि इस खौफनाक खानदान का हमेशा के लिए खात्मा करना ही वाहिद रास्ता है। इसलिए वो हथियार और जरूरी सामान इकट्ठा करके आखिरी जंग की तैयारी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जैक, एम्बर, जॉन्जी और नीना भी पेपर मिल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि किसी महफूज जगह तक पहुंच सकें। रास्ते में अचानक जंगल से चीखों की आवाजें आने लगती हैं। चंद ही लम्हों बाद आदमखोर खानदान के भाई और बहन उनके सामने आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। सब अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं। इसी हंगामे में नीना अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को छोड़कर अकेली भाग निकलती है। वो सिर्फ अपनी फिक्र करती है और अपने साथियों को मुसीबत में छोड़ देती है। जैक, एम्बर और जॉन्जी बहादुरी से उन आदमखोरों का मुकाबला करते हैं और किसी न किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। दौड़ते हुए अचानक नीना का पांव फिसल जाता है और वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरती है। वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है मगर कामयाब नहीं हो पाती। अगरचा नीना पहले सबको छोड़कर भाग गई थी, फिर भी जैक उसे तन्हा छोड़ने पर राजी नहीं होता। वो एम्बर और जॉन्जी से कहता है, तुम दोनों पेपर मिल की तरफ जाओ, मैं नीना को ढूंढकर वहीं आता हूँ। ये कहकर वो अकेला जंगल में वापस चला जाता है। कुछ देर बाद जैक को नीना की आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाज का पीछा करते हुए गड्ढे तक पहुंच जाता है और बड़ी मुश्किल से नीना को बाहर निकालता है। इस दौरान उसका कंधा भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। अब दोनों दोबारा पेपर मिल की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में अचानक एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन दौड़ना शुरू कर देते हैं। दौड़ते दौड़ते वे एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंच जाते हैं, जिसके नीचे तेज बहता हुआ दरिया होता है। उसी वक्त आदमखोर बहन वहां पहुंच जाती है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। मजबूर होकर जैक और नीना ऊंची चट्टान से दरिया में छलांग लगा देते हैं और बहते हुए पानी के साथ किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। उधर एम्बर और जॉन्जी मुसलसल दौड़ रहे होते हैं। अचानक जॉन्जी एक खतरनाक फंदे में फंस जाता है। एम्बर उसे बचाने की कोशिश करती है मगर वो खुद भी उसी जाल में गिरफ्तार हो जाती है। कुछ ही देर बाद पा और उसका बेटा वहां पहुंच जाते हैं। पा अपने तीर कमान से उन्हें निशाना बनाना चाहता है, लेकिन वो अपने बेटे को शिकार करने का मौका देता है। भाई आगे बढ़ता है और तीर एक ही वार से एम्बर और जॉन्जी को बेदर्दी से कत्ल कर देता है। जबकि दूसरी तरफ जैक और नीना बड़ी मुश्किल से पेपर मिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, मगर उन्हें अंदाजा नहीं होता कि असल खतरा अभी उनका इंतजार कर रहा है। बाहर से ये जगह एक वीरान फैक्ट्री लगती है, लेकिन अंदर दाखिल होते ही उन्हें अजीब सा खौफ महसूस होने लगता है। वो एहतियात से एक पुराने कमरे में दाखिल होते हैं जहाँ लकड़ी की एक अलमारी पड़ी होती है। जब नीना उसे खोलती है तो अंदर एक छोटी बच्ची का ढांचा मौजूद होता है। यह मंजर देखकर नीना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तसव्वुर करती है कि शायद वो बच्ची कभी इन्हीं आदमखोरों से बचने के लिए इस अलमारी में छुपी होगी और मदद का इंतजार करते करते वो वहीं मर गई। नीना खौफ से कांपने लगती है और फौरन वहां से निकल जाना चाहती है, मगर जैक उसे रोकता है। वो कहता है, एम्बर और जॉन्जी अभी यहाँ आने वाले हैं, हमें उनका इंतजार करना चाहिए। दोनों फैक्ट्री के अंदर मजीद आगे बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें कई पुरानी और टूटी हुई गाड़ियां नजर आती हैं। ये उन लोगों की गाड़ियां थी जो कभी यहाँ आए थे मगर फिर कभी वापस नहीं जा सके। इन्हीं गाड़ियों के दरमियान उन्हें अपनी आरवी भी नजर आती है। उसी वक्त उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज माइकल की होती है। जैक फौरन उसे बचाने के लिए अंदर की तरफ दौड़ता है। एक कमरे में उसे माइकल की लाइव वीडियो फीड नजर आती है जिसमें वो बंधा हुआ चीख रहा होता है। अचानक माँ उसके सामने आती है और निहायत बेरहमी से माइकल का गला काटकर उसे कत्ल कर देती है। जैक ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये सब एक जाल था ताकि वो और नीना खुद चलकर उन आदमखोरों के हाथ लग जाएं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। चंद ही लम्हों बाद पा, माँ और बाकी आदमखोर उन्हें घेर लेते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। अपने ठिकाने पर ले जाकर वो नीना को एक पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं। उसके सामने जैक उल्टा लटका हुआ होता है।
बिल्कुल किसी जानवर की तरह जिसे ज़िबा करने के लिए तैयार किया गया हो। भाई नीना के पास आकर उसकी वीडियो बनाने लगता है। तभी गुस्से में बहन भी आ जाती है और भाई को पीछे हटाती है और नीना के सामने बंदूक तान देती है, मगर बंदूक में गोली नहीं होती। ये देखकर नीना उसे बुरा भला कहने लगती है। बहन को मजीद गुस्सा आ जाता है। वो पिंजरे का दरवाजा खोलकर बंदूक उसके सर पर मारती है। एक ही वार से नीना बेहोश हो जाती है। जब नीना को होश आता है तो वो खुद को एक खौफनाक डाइनिंग रूम में बंधी हुई पाती है। उसके हाथ कुर्सी से मजबूती से बांधे गए होते हैं। आदमखोर खानदान खाने की मेज के गिर्द बैठ जाते हैं। वो पहले दुआ करते हैं जैसे ये इन सब के लिए एक मामूल का खानदानी खाना हो। फिर भाई जबरदस्ती गोश्त का टुकड़ा नीना के मुंह में ठूंस देता है। उसी दौरान उन्हें मालूम होता है कि ये फैक्ट्री दरअसल उसी आदमखोर खानदान का असल घर है। माँ एक लाश के बचे हुए हिस्से को उठाकर एक बड़ी ग्राइंडर मशीन में फेंक देती है, जहाँ गोश्त पीस कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यह मंजर बहुत खौफनाक होता है। नीना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि अब उन दोनों की बारी भी आने वाली है। उसी वक्त डेल मर्फी अपनी बंदूक, डायनामाइट और दूसरे हथियार जमा करके आदमखोर खानदान का मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता है। वो खामोशी से फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो चुका होता है और दूर खड़ा आदमखोर खानदान की हर हरकत पर नजर रख रहा होता है। लेकिन अचानक रेडिएशन डिटेक्टर की आवाज गूंज जाती है। आवाज सुनते ही पा, माँ और बाकी आदमखोर फौरन चौकस हो जाते हैं और उसे तलाश करना शुरू कर देते हैं। डेल पहले ही अपने तीर पर डायनामाइट नस्ब कर चुका होता है। जैसे ही आदमखोर भाई और बहन उसके करीब पहुंचते हैं, डेल भाई पर तीर चला देता है। एक जोरदार धमाके से दोनों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो मौका पर ही मारे जाते हैं। इसी हंगामे का फायदा उठाते हुए डेल नीना तक पहुंच जाता है और उसकी रस्सियां खोल देता है। फिर वो जैक को भी आजाद कर देता है, लेकिन उनकी खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है। धमाके की आवाज सुनकर पा और माँ भी वहाँ पहुंच जाते हैं। अपने बच्चों की लाशें देखकर वो गुस्से से पागल हो जाते हैं। पा गुस्से में मुसलसल डेल पर तीर चलाता है, जो उसके जिस्म में पेवस्त हो जाते हैं। शदीद जख्मी होने के बावजूद डेल हिम्मत नहीं हारता और लड़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान माँ एक तेज धार हथियार उसकी गर्दन की तरफ फेंकती है। हथियार सीधा उसकी गर्दन में लगता है और गहरा जख्म लगा देता है। खून तेजी से बहने लगता है और आखिरकार बहादुर फौजी डेल मर्फी अपनी जान कुर्बान कर देता है। नीना इस मौका से फायदा उठाकर फैक्ट्री से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जबकि जैक गलती से ग्राइंडिंग मशीन वाले कमरे में पहुंच जाता है। पा और माँ फौरन उसके पीछे आते हैं और उसे चलती हुई मशीन में धकेलने की कोशिश करते हैं। जैक पूरी तरह से मजामत करता है, लेकिन वो अकेला उन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाता। इसी दौरान नीना वापस आ जाती है। अपने दोस्त को बचाने के लिए वो पा की गर्दन पर जोर से काट लेती है, जिससे उसकी खाल तक उतर जाती है। जैक भी मौका का फायदा उठाकर पा को ग्राइंडिंग मशीन की तरफ धकेलता है, जिससे पा का एक हाथ कट जाता है। माँ फौरन उसे मशीन से खींच लेती है, मगर अब हालात बदल चुके होते हैं। नीना की नजर करीब मौजूद एक बड़े लीवर पर पड़ती है। वो फौरन उसे पूरी ताकत से खींच देती है। लीवर खींचते ही एक भारी लकड़ी का शहतीर पूरी रफ्तार से झूलता हुआ आता है और सीधा पा और माँ से टकरा जाता है। दोनों अपना तवाजुन खो देते हैं और सीधे चलती हुई ग्राइंडिंग मशीन में जा गिरते हैं। चंद ही लम्हों में मशीन उनके जिस्मों को बुरी तरह पीस देती है और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। अब बरसों से जारी इस खूनख्वार खानदान की दहशत का खात्मा हो चुका होता है। नीना और जैक फौरन वहाँ से निकलते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और इस मनहूस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो फिल्म एक आखिरी चौंका देने वाला मंजर दिखाती है। पता चलता है कि थ्री फिंगर हकीकत में मरा ही नहीं था, वो जिंदा बच जाता है और एक बदसूरत बच्चे के सामने मारा की कटी हुई उंगली बतौर खाना पेश करता है। ये मंजर इशारा देता है कि अगरचा पूरा खानदान खत्म हो चुका है, लेकिन थ्री फिंगर अब भी जिंदा है और उसके साथ ये खौफनाक सिलसिला शायद अभी खत्म नहीं हुआ। यहीं पर फिल्म इख्तिताम पज़ीर होती है।